हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम बीएमई सब्जेक्ट में बात करने वाले हैं कार्नोट साइकिल की। तो आज कार्नोट साइकिल की शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है, कार्नोट साइकिल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेंच इंजीनियर सादी कार्नोट इन 1824। कार्नोट साइकिल का आविष्कार या जिसने इंट्रोड्यूस किया था वो फ्रेंच इंजीनियर थे, सादी कार्नोट। और 1824 में उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था। अभी बात करते हैं कार्नोट साइकिल की। तो कार्नोट साइकिल हैज फोर प्रोसेसेस। तो कार्नोट साइकिल हैज टू रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेसेस एंड टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेसेस। तो हमें पहले ये प्रोसेस समझनी पड़ेगी। आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस में डिफरेंस क्या है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा रिफ्रेश और रिव्यू कर देते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जहां टेम्परेचर उस प्रोसेस के दरमियान कांस्टेंट रहता है। कहने का मतलब, अगर 1 से 2 प्रोसेस है और कुछ मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं, तो हीट सप्लाई की वजह से टेम्परेचर बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो भी हीट सप्लाई उसका कन्वर्जन वर्क में हो जाता है। तो हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू वर्क। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जहां हीट ट्रांसफर जीरो रहता है। कुछ इंसुलेशन जैसा होता है, तो हीट बाहर से अंदर नहीं आ सकती, अंदर से बाहर नहीं जा सकती। तो उस प्रोसेस को हम एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। अभी यहाँ दोनों प्रोसेस में जब वर्क की बात है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो वर्क होगा, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ हीट। जो हीट एनर्जी हमने सप्लाई की है उसकी वजह से वर्क होने वाला है। और जब एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करते हैं तो वहां तो हम हीट सप्लाई करते नहीं है, क्योंकि हीट सप्लाई है ही नहीं, हीट ट्रांसफर जीरो है। तो वहां भी जब अगर वर्क होता है तो वो वर्क एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी होता है। अंदर की सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है, उस इंटरनल एनर्जी का खर्च करके वर्क हो रहा है। एक बेसिक एग्जांपल मैं दूं तो समझो कि हम पैदल यात्रा में चल पड़े हैं, वॉकिंग एक्सरसाइज में। अगर खाना खाने के बाद हम वॉकिंग कर रहे हैं, तो खाना खाया वो हीट एनर्जी सप्लाई करने जैसा है, क्योंकि कुछ इनपुट हमने डाला। वो इनपुट की वजह से मुझे एनर्जी मिलेगी और मेरा पैदल मीन्स वॉकिंग जो है वो चलता रहेगा। तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस के बराबर है। लेकिन समझो कि मेरा फास्टिंग है और मेरा वॉकिंग चालू है, तो फास्टिंग है मीन्स इनपुट कुछ नहीं है। तो वॉकिंग के लिए जो मुझे एनर्जी मिल रही है वो मेरी इंटरनल एनर्जी है। तो बॉडी के अंदर जो इंटरनल एनर्जी है उसका खर्च करके हम वॉकिंग कर रहे हैं। तो ये दोनों प्रकार के प्रोसेसेस हमें समझनी चाहिए, आइसोथर्मल और दूसरा है एडियाबेटिक प्रोसेसेस। तो बात आगे बढ़ाते हैं। कार्नोट साइकिल का पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम, टेम्परेचर एंथैल्पी डायग्राम, हमने सॉरी पीवी डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम एंड टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, टीएस डायग्राम हमने यहाँ दिखाया है। जब पीवी डायग्राम की बात करते हैं तो जो वाई कोऑर्डिनेट है प्रेशर है, एक्स कोऑर्डिनेट वॉल्यूम है, और यहाँ चार प्रोसेसेस आपको दिखाई गई है। 1 से 2 देखिए ये, फिर 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 1। तो 1 से 2 जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल एक्सपांसन प्रोसेस है। मीन्स 1 से 2 आप देख सकते हैं, 1 के रिलेटिव वॉल्यूम V1 है, यहाँ वॉल्यूम हुआ V2। तो वॉल्यूम बढ़ा मीन्स एक्सपांसन हुआ। तो पहली प्रोसेस है आइसोथर्मल एक्सपांसन। और एक्सपांसन के दरमियान हीट एनर्जी सप्लाई होती है Q1, मीन्स हीट इज एडेड, तो हीट सप्लाई Q1। और उसके दौरान क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो वो टेम्परेचर है T1, जिसको हम सोर्स टेम्परेचर कहते हैं। हायर टेम्परेचर वाला जो है उसको हम सोर्स टेम्परेचर कहते हैं, वो T1 है। 2 से 3 जो प्रोसेस है वो एडियाबेटिक एक्सपांसन प्रोसेस है, जहां हीट ट्रांसफर जीरो है। अभी 3 से 4 है आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। यहाँ आप देख सकते हैं कि हीट इज रिजेक्टेड। आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ, हीट रिजेक्ट हुई, और हीट रिजेक्ट हुई, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो वो दूसरा टेम्परेचर है वो T2 है। सर्कल करके मैंने यहाँ जो दिखा है वो T2 टेम्परेचर मीन्स कोल्ड बॉडी टेम्परेचर या सिंक टेम्परेचर है। एंड 4 to 1 इट इज कॉम्प्रेशन प्रोसेस, अगेन इट इज एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन जहां हीट ट्रांसफर जीरो है। 1 to 2, 2 to 3, तो ये चार प्रोसेस हमें ध्यान में रखनी है। अभी वही चार प्रोसेसेस मैंने टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पर दिखाई है,
1 से 2 वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, मीन्स टेम्परेचर इज कांस्टेंट और वो टेम्परेचर हॉरिजॉन्टल लाइन पर है T1। 2 से 3 एडियाबेटिक है। एडियाबेटिक में एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, मीन्स S2 इज इक्वल टू S3। आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो वो 2 से 3 एडियाबेटिक एक्सपांसन है। 3 से 4 आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन प्रोसेस है जहां टेम्परेचर कांस्टेंट है T2। एंड 4 to 1 अगेन एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन है जहां एंट्रोपी कांस्टेंट है। तो एक जगह टेम्परेचर कांस्टेंट है वो आइसोथर्मल, दूसरी जगह एंट्रोपी कांस्टेंट है वो एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो ये पीवी डायग्राम एंड टीएस डायग्राम की बात है। अभी आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। ये कार्नोट साइकिल इंट्रोड्यूस तो किया, लेकिन कार्नोट साइकिल के लिए सादी कार्नोट ने कई एजम्पशंस लिए हुए हैं और ये एजम्पशंस के आधार पर कार्नोट साइकिल डिवाइस किया है। तो कौन से एजम्पशंस थे? पहला एजम्पशंस ये था कि वर्किंग फ्लूइड जो है कार्नोट साइकिल के लिए वो परफेक्ट गैस है। वर्किंग फ्लूइड इज परफेक्ट गैस, रियल गैस नहीं चलेगा। अगर थियोरेटिकल साइकिल इसको हमें 100% एफिशिएंसी लानी है तो वर्किंग फ्लूइड मस्ट बी परफेक्ट गैस। दूसरी बात, दूसरा एजम्पशन ये था, कॉम्प्रेशन एंड एक्सपांसन प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल प्रोसेसेस। दो प्रकार की प्रोसेसेस है, कॉम्प्रेशन एंड एक्सपांसन। दोनों प्रकार की प्रोसेसेस जो चार है, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, ये सभी प्रोसेसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये दूसरा एजम्पशन था। तीसरा एजम्पशन, नो फ्रिक्शन इन पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। पिस्टन सिलेंडर की जो अरेंजमेंट है, पिस्टन कंटिन्यूअस मूवमेंट में रहता है, रेसिप्रोकेट होता है, तो पिस्टन सिलेंडर की अरेंजमेंट में कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन इज एब्सेंट, और उसकी वजह से जो लॉस होते हैं वो जीरो है आइडियली। तो नो फ्रिक्शन, ये तीसरा एजम्पशन उन्होंने लिया था। और फोर्थ एजम्पशन, परफेक्ट इंसुलेशन एंड, एक और बात रह गई, परफेक्ट कंडक्शन। ये दोनों कॉन्सेप्ट बार बार चलने चाहिए। मैं पहले बात करता हूँ परफेक्ट इंसुलेशन ऑफ हीट। तो एक एक इंसिडेंट ऐसा आता है कि जहां सिलेंडर का परफेक्ट इंसुलेशन होना चाहिए, जिसकी वजह से एडियाबेटिक वाला कॉन्सेप्ट है वो सही हो। नो हीट ट्रांसफर, कहीं भी हीट ट्रांसफर नहीं करनी है, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, तो इंसुलेशन परफेक्ट होना चाहिए। तो परफेक्ट इंसुलेशन है वैसा मान लिया। और वैसा ही एक फिफ्थ टाइप है, परफेक्ट कंडक्टर। अगर आइसोथर्मल की बात है तो कंडक्शन होना चाहिए, सोर्स का जो टेम्परेचर है या सोर्स की जो हीट है वो वर्किंग फ्लूइड को मिलनी चाहिए। तो सोर्स वाला जो हीट है या टेम्परेचर है वो वर्किंग फ्लूइड को ट्रांसफर करने के लिए जो सिलेंडर की सरफेस है वो परफेक्ट कंडक्शन वाली सरफेस होनी चाहिए। तो परफेक्ट इंसुलेशन एंड परफेक्ट कंडक्शन डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस वो होना चाहिए। ये इतने एजम्पशंस के साथ उन्होंने कार्नोट साइकिल को डिवाइस किया। अभी वन बाय वन हम प्रोसेस समझते हैं। समझो कि प्रोसेस 1-2 जो यहाँ हमने दिखाई है, ये प्रोसेस 1-2। 1-2 है आइसोथर्मल एक्सपांसन। आइसोथर्मल मीन्स हीट इज सप्लाइड। तो हीट कहाँ से सप्लाई होगी? हीट का जो सोर्स है जिसका टेम्परेचर T1 है, तो हीट सोर्स कम्स इनटू द कांटेक्ट विद द सिलेंडर हेड। सिलेंडर की हेड वाली जो सरफेस है, सिलेंडर हेड सरफेस के साथ सोर्स कांटेक्ट में आता है, और सोर्स की जो हीट है वो सिलेंडर हेड के बाद ड्यू टू परफेक्ट कंडक्शन वो हीट मिलती है वर्किंग फ्लूइड को। और वर्किंग फ्लूइड को मिलने के बाद द एयर एक्सपांड्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2। V1 की जगह V2 तक एक्सपांसन होता है। तो ये आइसोथर्मल एक्सपांसन प्रोसेस है। जहां हीट हम सप्लाई करते हैं उसको हम कहेंगे Q1। Q1 इज द हीट सप्लाई। और जो हीट हमने सप्लाई की, टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, तो उतना ही कन्वर्जन हो गया वर्क डन में। और वर्क डन मीन्स W बिटवीन 2 पॉइंट्स 1 and 2, मीन्स 1-2 प्रोसेस के लिए वर्क डन इज इक्वल टू, हमारा रेडीमेड इक्वेशन है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, P1V1 log बेस E V2 अपॉन V1, और इज इक्वल टू MRT1 log R बेस E। तो ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। ये सभी प्रोसेसेस हम देख चुके हैं पहले चैप्टर में। तो MRT1 log R बेस E। अभी सवाल ये आता है आर क्या है? तो आर है वॉल्यूम रेशियो, या उसको हम कहते हैं एक्सपांसन रेशियो। हायर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लोअर वॉल्यूम, उसको हम कहेंगे एक्सपांसन रेशियो। आर इज इक्वल टू एक्सपांसन रेशियो V2 बाय V1। तो ये पहली प्रोसेस हुई आइसोथर्मल एक्सपांसन, जहां हीट सप्लाई होती है।
हीट के कंपेयर में और हीट के पैरेलल वर्क में कन्वर्जन होता है और वर्क का इक्वेशन हमें ये मिला। सेकेंड प्रोसेस 2 to 3। अभी 2 to 3 प्रोसेस है एडियाबेटिक एक्सपांसन प्रोसेस। एडियाबेटिक है मीन्स हीट ट्रांसफर होनी नहीं चाहिए और इसीलिए हम क्या करते हैं, हीट सोर्स इज रिमूव्ड। जो सिलेंडर हेड के साथ कांटेक्ट में हीट सोर्स था उसको हम रिमूव करते हैं एंड इंसुलेटिंग कवर कम्स इनटू पिक्चर। इंसुलेटिंग कवर रख देते हैं सिलेंडर हेड के पास। इंसुलेटिंग कवर की हेल्प से ये होता है कि हीट ट्रांसफर नहीं होगी, बाहर वाली हीट अंदर नहीं जाएगी, अंदर वाली हीट बाहर नहीं निकली, तो इंसुलेशन हो गया। तो हीट सोर्स रिमूव किया और इंसुलेशन वाला जो कवर है वो सिलेंडर हेड के सामने रखा और उसकी वजह से एक्सपांसन जो होता है वो एक्सपांसन है एडियाबेटिक एक्सपांसन। याद रहे एडियाबेटिक एक्सपांसन में हम कोई हीट सप्लाई नहीं करते हैं, फिर भी एक्सपांसन होता है मीन्स फिर भी वर्क डन होता है, वो एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। सिस्टम में जो इंटरनल एनर्जी बची हुई है उसकी वजह से ये एक्सपांसन होता है एंड टेम्परेचर ड्रॉप्स फ्रॉम T1 to T2। जो हायर टेम्परेचर T1 था सोर्स टेम्परेचर वो रिड्यूस होके सिंक टेम्परेचर जितना हो जाता है T2 एंड वर्क डन बाय द एयर पर्टिकुलरली फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस हमें इक्वेशन पता है P2V2 माइनस P3V3 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। ये उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है। P2V2 दो एंड पॉइंट्स हमने लिए 2 and 3, तो P2V2 माइनस P3V3 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, ये इक्वेशन एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस के लिए बना। तो ये सेकेंड प्रोसेस हुई 2 से 3। देखिए ये प्रोसेस है जहां हीट ट्रांसफर जीरो है। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। थर्ड प्रोसेस पर चलते हैं 3 to 4। 3 to 4 मीन्स ये प्रोसेस ये आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस है। 3 to 4 आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। अब ये आइसोथर्मल है तो हमें इंसुलेटिंग कवर को रिमूव करना पड़ेगा और जो कोल्ड बॉडी है सिंक वाला टेम्परेचर तो सिंक पास में रखना पड़ेगा। तो इंसुलेटिंग कवर इज रिमूव एंड हीट सिंक cold body comes into picture means cold body is contacted with cylinder head। cylinder head के साथ कांटेक्ट किसका हुआ, सिंक का, cold body का। and the air is compressed at constant temperature T2 from V3 to V4। जहां वॉल्यूम V3 था यहाँ पर वो कम होके V4 हो गया मीन्स इतना कॉम्प्रेशन हुआ V3 to V4। और उस वक्त जो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है वो है T2 टेम्परेचर। ये T2 टेम्परेचर मीन्स सिंक का टेम्परेचर है, लोअर टेम्परेचर। और उसके दरमियान जो हीट रिजेक्ट होती है Q2 इज इक्वल टू हीट रिजेक्टेड इज इक्वल टू वर्क सप्लाइड इज इक्वल टू MR_T2 log R बेस E, सिमिलर टू प्रीवियस इक्वेशन। और ये इक्वेशन नंबर हमारा 3 हुआ। MR_T2 क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर T2 है, R है ये कॉम्प्रेशन रेशियो यहाँ, लेकिन हम मान के चलते हैं कि एक्सपांशन रेशियो और कॉम्प्रेशन रेशियो सेम है फॉर क्लोज साइकिल। क्लोज साइकिल के लिए कॉम्प्रेशन रेशियो या एक्सपांशन रेशियो की वैल्यू सेम है और उसकी वजह से हम आर को चेंज नहीं करते हैं। पहले भी आर यूज किया, यहाँ भी स्मॉल आर यूज किया। तो ये थर्ड इक्वेशन हुआ प्रोसेस नंबर 3-4 के लिए। और लास्ट प्रोसेस जो है 4 to 1 एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन प्रोसेस मीन्स यहाँ से ये एडियाबेटिक है मीन्स हीट ट्रांसफर जीरो है, मीन्स हमें हीट सिंक को रिमूव करना पड़ेगा और इंसुलेटिंग कवर को फिर पास में लाना पड़ेगा। तो हीट सिंक इज रिमूव्ड एंड इंसुलेटिंग कवर इज ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विथ सिलेंडर हेड और उसकी वजह से जो वर्क डन का इक्वेशन हम लिख सकते हैं P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। तो ये इक्वेशन हुआ कॉम्प्रेशन प्रोसेस के लिए P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। तो ये चार प्रोसेसेस का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा और इक्वेशन दिखाना पड़ेगा। अभी आगे चलते हैं, उस पर से हम थर्मल एफिशिएंसी कैसे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम नेट वर्क कैलकुलेट करते हैं, नेट वर्क कितना हुआ। तो नेट वर्क कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हीट सप्लाई कितने की और उसके बाद हीट रिजेक्शन कितना हुआ, तो जो डिफरेंस है वो हमारा नेट वर्क डन है। तो हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड इज इक्वल टू हीट सप्लाइड मीन्स Q1 एंड हीट रिजेक्टेड मीन्स Q2, तो Q1 माइनस Q2। अभी Q1 का इक्वेशन हमने एक यहाँ दिखाया था MR_T1 log R बेस E। Q2 का इक्वेशन है MR_T2 log R बेस E। तो MR log R बेस E कॉमन रहा
और ब्रैकेट में हम लिखेंगे T1 माइनस T2। तो ये जो इक्वेशन मिला वो हमें नेट वर्क देने वाला है। अभी नेट वर्क पर से हम थर्मल एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? तो थर्मल एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड मींस Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड मींस Q1। और इक्वेशन रखते हैं तो mr log r बेस e T1 माइनस T2 ये वर्क डन है, और हीट सप्लाइड मींस mr T1 log r बेस e। अभी दोनों में से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से mr log r बेस e निकाल देते हैं तो ऊपर क्या शेष रहा T1 माइनस T2 और यहां रहा T1, और इसको सेपरेट करते हैं तो ईटा इज इक्वल टू T1 अपॉन T1 मीन्स 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। तो ये जो इक्वेशन है एफिशिएंसी का, वो इक्वेशन है थर्मल एफिशिएंसी ऑफ आइडियल कार्नोट साइकिल। ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। हमें याद रखना है T1 है वो सोर्स टेम्परेचर है, हीट सोर्स, एंड T2 है वो सिंक टेम्परेचर है। दूसरी लैंग्वेज में कहे तो T1 मीन्स TH हाईएस्ट टेम्परेचर और T2 मीन्स TL लोएस्ट टेम्परेचर। तो ये हमें थर्मल एफिशिएंसी देने वाला है कार्नोट साइकिल की। कार्नोट साइकिल के बारे में एक और चीज हमें याद रखनी है, कई बार शॉर्ट क्वेश्चन होता है, लिमिटेशंस ऑफ दिस साइकिल। कार्नोट साइकिल ये जो है उसकी लिमिटेशंस क्या है? तो लिमिटेशंस आप याद रखें, मैं वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहली लिमिटेशन है कि हम कार्नोट साइकिल में दोनों प्रकार की प्रोसेसेस यूज करते हैं, आइसोथर्मल एज वेल एज एडियाबैटिक। और आप देखेंगे कि चाहे कॉम्प्रेशन हो या एक्सपांसन हो, एक्सपांसन है तो दो प्रकार के हैं, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। कॉम्प्रेशन है तो दो प्रकार के हैं, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। मींस इन द सेम स्ट्रोक टू प्रोसेसेस कंटिन्यू। तो दोनों प्रोसेस एक साथ एक ही स्ट्रोक में होती है। थियोरेटिकली ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखें तो आइसोथर्मल अगर मुझे प्रोसेस रन करना है तो हमारा पिस्टन बहुत स्लो मूवमेंट करना चाहिए। पिस्टन मस्ट मूव वेरी वेरी स्लोली, क्योंकि आइसोथर्मल में हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर कांस्टेंट तभी रख सकते हैं जब पिस्टन की मूवमेंट वेरी 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 स्लो हो। और एडियाबैटिक जहां हमें हीट ट्रांसफर जीरो रखना है तो वहां पिस्टन शुड मूव फास्ट। अभी एक ही स्ट्रोक में थोड़ी देर के लिए पिस्टन स्लो मूव करे, थोड़ी देर के लिए पिस्टन फास्ट मूव करे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो वेरिएशन ऑफ स्पीड इज नॉट पॉसिबल इन दिस साइकिल। बार बार वेरिएशन हो, थोड़ी देर के लिए स्लो पिस्टन की मूवमेंट हो, फिर फास्ट हो जाए, फिर स्लो हो जाए, फिर फास्ट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये पहली लिमिटेशन है कार्नोट साइकिल की। दूसरी लिमिटेशन, इंटरचेंजेबल सिलेंडर हेड इज नॉट पॉसिबल। इंटरचेंजेबल सिलेंडर हेड जहां से हमारा हीट सप्लाई होता है, हीट सप्लाई रुकता है, सिलेंडर हेड। एक बार हम इंसुलेटिंग कवर रखते हैं, दूसरी बार हम सोर्स रखते हैं, तीसरी बार इंसुलेटिंग कवर रखते हैं, चौथी बार हम सिंक रखते हैं। तो बार बार सिलेंडर हेड की पोजीशन चेंज होती है, सिचुएशन बदलती है। तो इंटरचेंजेबल सिलेंडर हेड ऐसा कोई मिलता नहीं है, और इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इंटरचेंजेबल सिलेंडर हेड इज नॉट पॉसिबल। ये दूसरी लिमिटेशन है। तीसरी लिमिटेशन, ये प्योरली हाइपोथेटिकल साइकिल है, एक्चुअल साइकिल ऐसे रन नहीं कर सकता है। ये प्योरली प्योरली आइडियल थियोरेटिकल साइकिल कह सकते हैं हम, कॉन्सेप्ट है। चौथा, वर्किंग फ्लूइड जो हमने एजम्पशन में लिया था कि वो परफेक्ट गैस है, एक्चुअली परफेक्ट गैस होता नहीं है, वर्किंग फ्लूइड रियल गैस होता है। ये चौथी लिमिटेशन है। और फिफ्थ लिमिटेशन, रिवर्सिबल प्रोसेस नॉट पॉसिबल ड्यू टू फ्रिक्शन। हम चारों प्रोसेस को हम ऐसा मान के चलते हैं कि रिवर्सिबल है। आइसोथर्मल रिवर्सिबल कॉम्प्रेशन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांसन, एडियाबैटिक रिवर्सिबल कॉम्प्रेशन, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपांसन। तो हर जगह हमने रिवर्सिबल वर्ड यूज किया है, पर एक्चुअल साइकिल रिवर्सिबल होता नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल साइकिल में फ्रिक्शन प्रेजेंस है, और फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो फ्रिक्शन की वजह से कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल हो नहीं सकती। तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो नॉट पॉसिबल ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये आपको लिमिटेशंस भी याद रखने हैं, एजम्पशंस भी याद रखने हैं, साथ में पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम भी याद रखना है, और हर प्रोसेस के लिए आपको एक्सप्लेन करके उसका इक्वेशन डिराइव करना है, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि मेरा ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा।
अगले वीडियो में कोई एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।